whenever the execution of the project is to be carried out. अब इसमें पहली बात आ रही है भैया प्रोजेक्ट होती क्या चीज़ है, पहले इसको उठा लेते हैं. What is being termed as project? तो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को समझने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए भैया प्रोजेक्ट क्या है. Any work which we do or any task which we do will be termed as project. कोई भी काम आप करते हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, उसको हम टेक्निकली बोल देंगे प्रोजेक्ट. जैसे एग्जांपल आपने बोला कि आपको यूपीपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, वो प्रोजेक्ट है आपका. दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर यू. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब अभी टाइमलाइन क्या है इसकी, अगर मैं जनवरी से स्टार्ट करूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की टाइमलाइन, तो ये 4 महीने का प्रोजेक्ट है आपका. आप इसको नैरो डाउन भी कर सकते हो, छोटा प्रोजेक्ट क्लास लगाना, तो ये जो आप क्लास लगा रहे हो ये भी क्या है, प्रोजेक्ट ही है. दिस इज आल्सो प्रोजेक्ट. तो कोई सा भी काम जो आप करते हो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं. एनी वर्क व्हिच यू डू इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज प्रोजेक्ट. अब जब हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है. देयर आर 3 पॉइंट्स टू बी रेफर्ड. एक उसकी प्लानिंग होती है, एक उसकी शेड्यूलिंग होती है और एक उसकी कंट्रोलिंग होती है. ये मेरे ख्याल से पीछे भी हमने डिस्कस किया, किसी ने किसी चैप्टर में आया था ये प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये तीनों फेजेस मैंने आपको वहां पे बताए थे. ऑल द 3 फेजेस आर डिस्कस्ड देयर आल्सो. तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन प्लानिंग. तो जो भी काम हमें करना है, जो भी प्रोजेक्ट हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका पहला फेज आता है प्लानिंग. तो प्लानिंग में क्या करते हैं, पीछे करके आए. सो व्हाट डज प्लानिंग मींस. तो अगर मुझे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करनी है, प्लानिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल. आप गोल को आइडेंटिफाई करोगे प्लानिंग के अंदर. सबसे पहला काम भैया मेरे प्रोजेक्ट का गोल क्या है, एम क्या है. जैसे एग्जांपल बड़ा प्रोजेक्ट बताया, यूपीपीएससी क्लियर करना, ये आपका गोल है, ये स्कोप ऑफ वर्क. बिल्कुल सही बात है. अभी स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्लास लगाना. तो स्कोप ऑफ वर्क तो ये आपका प्रोजेक्ट है. तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है हम स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं. कहने का मतलब क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें करना क्या है काम. दूसरा, इस काम को करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल बोल सकते हो. दूसरा, इस काम को करने के लिए हमें कौन से रिसोर्स चाहिए. अब रिसोर्स भी खूब तरह के होते हैं. मनी हो गया, मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, टाइम हो गया. ऑल दीज आर व्हाट, रिसोर्सेज. तो पहला हमें क्या काम करना है और इस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इसको हम क्लब करके क्या बोल देते हैं, प्लानिंग बोल देते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, प्लानिंग. एक बार जब आपने प्लानिंग कर दी, अगली चीज हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, शेड्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो वही है प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग जो हमने पहला पॉइंट मेंशन कर रखा है यहाँ पे. तो बेस पीछे का बता दिया, कैरी फॉरवर्ड किया, आए हम कहाँ पे, शेड्यूलिंग पे. तो प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, इसका मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस. अब जो पीछे आपने टास्क को आइडेंटिफाई किया था, अभी जो पीछे आपने टास्क को आइडेंटिफाई किया था, उसको आप लगाओगे सीक्वेंस में. तो जो जो काम आपको करना है अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, जैसे एग्जांपल, दोनों में एग्जांपल लूंगा. अभी आपको क्लास देखनी थी, दिस वाज योर टास्क, ये मेरा प्रोजेक्ट था. तो स्कोप आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को क्लास देखनी है. अब क्लास देखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास देखने के लिए व्हाट इज टू बी डन, रिसोर्सेज अभी देखेंगे आगे, पर एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है क्लास देखने के लिए. हो सकता है बाहर हो, आप घर पे आओगे, आप लेट सपोज फोन पे देखते हो या लैपटॉप पे देखते हो, उसको चार्ज करोगे. एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं आपको, आप नेट से कनेक्ट करोगे इसको. तो दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड, ताकि आप क्या कर पाओ, अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाओ. अच्छा, इन सबको करने में क्या लगेगा, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट लगेगी. पहले कैलकुलेट कर लोगे, फटाफट जाना है घर पे, लैपटॉप लगाना है, वाईफाई कनेक्ट करना है, इन सब में 1 1 2 2 3 3 4 4 मिनट लगते हैं. तो आपने पहले एक्टिविटीज अपने दिमाग में लगा दी सीक्वेंस में, सारी एक्टिविटीज को सीक्वेंस में लगा दिया और उनको टाइम भी एलोकेट कर लिया. अभी कितना टाइम हुआ है वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया. उसके हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो आप, क्या कितनी स्पीड से मुझे काम करना है. तो व्हाटएवर इज द केस, इस तरीके से कि आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए. तो शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग में हमने जितनी भी एक्टिविटीज पीछे डिफाइन कर रखी है प्लानिंग के अंदर, उसको हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसको हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. और जो भी रिसोर्सेज हमने पीछे आइडेंटिफाई किए थे, इन एक्टिविटीज को एलोकेट करते हैं. So we'll allocate the resources to all the activities which are required for the completion of the project, and here activities will also be arranged in, आप एक्टिविटीज को भी कैसे अरेंज करोगे, सीक्वेंस. सीक्वेंस क्लियर है. बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, आपको यूपीपीएससी एई क्लियर करना है, तो पहले आपने प्लान बना लिया, दिमाग में प्लानिंग पहले चालू हो गई, यार गोल क्या है, पेपर क्लियर करना है. तो क्या क्या चीजें करनी होंगी, इसके लिए 22 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, जीएस भी करना है, हिंदी भी करना है, फिर आगे मेंस भी होगा, मेंस को बाद में देख लेंगे, उसकी तैयारी हो रखी है. फिर 22 सब्जेक्ट करें, अब कहाँ से करें, तो इसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. रिसोर्सेज ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, फिर पढ़ने के लिए कितनी फीस लगेगी वो देखना पड़ेगा. अच्छा, टाइम कितना लगेगा, 3 महीने में 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम टेस्ट सीरीज भी देंगे, हमें रिवीजन भी करना होगा. ये क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं. तो इतनी सारी एक्टिविटीज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें सीक्वेंस में लग जाती हैं कि यार पहले भी तैयारी तो स्टार्ट करें. चलो फिर अब तैयारी हो गई थोड़ी बहुत, अब टेस्ट देना स्टार्ट करें, रिवीजन करना स्टार्ट कर दे. तो अब आप क्या करते जा रहे हो, इनको अरेंज करते जा रहे हो सीक्वेंस में. फिर इसको टाइम भी एलोकेट कर रहे हो आप कि हर इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम देना चाहिए आइडियली. तो अच्छा, तैयारी हो गई, फरवरी मार्च तक तैयारी खत्म हो गई, अब 1 1.5 महीना मिल गया, क्या करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो. तो आप क्या करते जा रहे हो, टाइम एलोकेट करते जा रहे हो. इनको सीक्वेंस में लगाया एक्टिविटी को और टाइम को एलोकेट कर दिया. ये क्या करिए, आपने शेड्यूलिंग करी. प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हो जाती है. अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है, पहले ही कर लिया आपने. अब इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. अब आप तैयारी करने बैठे. जब आप तैयारी करने बैठते हो, जैसा आपने सोचा, यानी जैसा आपने प्लान और शेड्यूल किया, आप उसको मॉनिटर करते हो, यानी कंट्रोल करते हो या चेक करते हो. मॉनिटर बोल दो, कंट्रोल बोल दो या चेक बोल दो, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल. इसमें आप बस क्या करोगे, इसमें आप बस ये एनालाइज करोगे, जैसा मैंने प्लान किया और शेड्यूल किया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर डेविएशन मिली, आप क्या करोगे, रीशेड्यूलिंग कर लोगे. इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान, व्हाट यू विल डू, यू विल डू द रीशेड्यूलिंग. इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं. तो 3 फेज हो गए, प्लानिंग हो गई, शेड्यूलिंग हो गई, कंट्रोल हो गया. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ऐसा ही होता है. तो प्रोजेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन का भी हो सकता है. मैंने आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बता दिया, ये कंस्ट्रक्शन का काम है. सेम इज द केस इन कंस्ट्रक्शन आल्सो. बस ये चलेगा पूरे चैप्टर के अंदर, और कुछ भी नहीं है. तो बेसिक क्रक्स यही है, बस डिटेल में एंटर कर जाएंगे इसमें. तो पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द डिफरेंट टास्क एंड रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन स्पेसिफाइड टाइम. जो भी टाइम आपने सोचा है उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है. क्लियर है. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. तो अपने दिमाग में आपको बस ये चीज बना के रखनी है,
सारी बातें अपने आप समझ आ जाएंगी आगे। तो फिर इंपॉर्टेंस क्या हुआ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर शेड्यूल बना रखा है, योर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अगर आपने प्रॉपर शेड्यूल बना रखा है, आप अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसोर्स में टाइम भी आता है, रिसोर्स में मनी भी आती है, रिसोर्स में मैन पावर भी आता है, रिसोर्स में मटेरियल भी आता है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग करी, आप क्या करोगे, आप रिसोर्स की मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बेटर कर पाओगे। अगर मैंने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रखी है, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, कॉस्ट विल बी कंट्रोल्ड। अगर मैंने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रखी है, जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाएगा, यानी आपके फेल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करी है, इफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज डन, आपकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम। तो आपने प्रोजेक्ट शेड्यूल कर रखा है, और जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है, इन पार्टीज को टेक्निकली बोलते क्या, मैंने तो सिंप्लीफाई करके एक लेमन लैंग्वेज में आपको वर्ड बताया, पार्टीज। टेक्निकली इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर है उनमें कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रहती है। आप एक स्टेक होल्डर, मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, मैं वो भी स्टेक होल्डर है, यहाँ पे जो मैनेजर है वो भी स्टेक होल्डर है, मेरी जो कंटेंट टीम है वो भी स्टेक होल्डर है। तो सबके बीच में कम्युनिकेशन क्या रहती है, क्लियर रहती है। तो ये फायदे हो गए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो होगा नोट करने के लिए, देखो ये मेंशन किए हैं सारे पॉइंट्स। देखो टाइमली कंप्लीशन, दूसरा रिसोर्स की मैनेजमेंट हो जाएगी, कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, रिस्क कम हो जाएगा। मिटिगेशन का मतलब क्या हुआ, रिस्क को आप निपटा लोगे। फिर टीम में कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, स्टेक होल्डर के बीच में कम्युनिकेशन क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। तो ये फायदे होते हैं भैया शेड्यूलिंग करने के लिए, इसलिए हर काम को शेड्यूल कर लेते हैं। अब शेड्यूलिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार कॉपी पेन निकाल के शेड्यूल करो, ये शेड्यूलिंग आप बचपन से करते आ रहे हो, बस अपने दिमाग में करते आ रहे हो। ये तो हम करते ही आ रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। ये तो बस मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बना के लिखवा दिया, सारे पॉइंट्स या बता दिया, ये तो हमें वैसे ही पता है, कोई नई चीज नहीं इसके लिए। थिंक यू फॉर अस, करते ही आ रहे हैं चीजों को। तो मैं यही करूंगा कि ब्रिज बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितने लेबर लगेगी, कितने इंजीनियर लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, वो इक्विपमेंट भी आपको बता रखे हैं। तो बस प्रोजेक्ट ही तो बदला कंस्ट्रक्शन का। ये प्रोजेक्ट मेरा इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, मैकेनिकल का भी हो सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो खूब सारे स्टेप्स आप खुद बता दोगे बताते जाओ, पीछे डिस्कस कर ही लिया है। सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्टिव या स्कोप को डिफाइन कर लो। ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, ब्रिज बनाना। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्लास लगाना। क्या है ऑब्जेक्टिव, पेपर क्लियर करना। क्या है ऑब्जेक्टिव, ग्रुप में आके गंद मचाना। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर। तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव और स्कोप, ठीक है, डिफाइन कर लिया। तो वंस द ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी। तो ब्रिज बनाना है, एक्टिविटीज कौन कौन सी लगेंगी भैया, फाउंडेशन करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा, ऊपर सबस्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, गर्डर लगेंगे, फिर फिनिशिंग होगी, हमारा ब्रिज बन गया। पेपर क्लियर करना है, पेपर क्लियर करना है, क्या करना पड़ेगा, पहले नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, फिर हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, सेंटर पे जाना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, फिर भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आ गई एक्टिविटी सारी। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया उसकी एक्टिविटीज बता रहा हूँ। क्लास लगानी है भैया, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, ग्रुप में जाके गंद मचाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, पहले एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज छूटी हुई है आज। अच्छा आज पीडीएफ नहीं आया, चलो डालो कि पीडीएफ नहीं आया, यूपीपीएससी टूल किट सर पीडीएफ, चैप्टर 2 पीडीएफ, चैप्टर 3 पीडीएफ, चैप्टर 4 पीडीएफ, तो वो एक्टिविटी हो जाती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफाइन करोगे। ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफाइन करने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के लिए किन किन एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर चीज। नेक्स्ट, जब आपने इन एक्टिविटीज को डिफाइन कर दिया, जब आपने एक्टिविटीज को डिफाइन कर दिया, अब आप इन एक्टिविटीज में, एक्टिविटी को टास्क भी बोल सकता हूं, अब आप इन एक्टिविटीज के बीच में डिपेंडेंसी निकालोगे। इन एक्टिविटी के बीच में डिपेंडेंसी निकालोगे। हो सकता है दो एक्टिविटी आपस में डिपेंडेंट हो सकता है दो एक्टिविटी आपस में इंडिपेंडेंट हो, दो एक्टिविटी डिपेंडेंट हो, दो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विल टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। दो एक्टिविटी ली, एक ली मैंने प्लास्टरिंग, एक ली मैंने व्हाइट वॉशिंग। एक सिविल का एग्जांपल ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रिकल का ले लूंगा। पहले ली हमने प्लास्टरिंग, फिर ली हमने व्हाइट वॉशिंग। जब तक प्लास्टरिंग पूरी नहीं हो जाएगी व्हाइट वॉशिंग नहीं कर पाओगे, डिपेंडेंट है एक्टिविटीज। जब व्हाइट वॉशिंग खत्म करूंगा तभी तो भैया क्या करूंगा, प्लास्टरिंग करूंगा, देन ओनली द प्लास्टरिंग विल हैपन। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर चीज। आफ्टर प्लास्टर विल अप्लाई द व्हाइट वॉश। तो कॉमन सी चीज है, डजंट मैटर कि हम किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल लेना है आपको, यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल आफ्टर प्लास्टरिंग व्हाइट वॉशिंग। हाँ सही बात है। तो पहले प्लास्टरिंग करेंगे फिर हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो डिपेंडेंसी निकाली आपने कि व्हाइट वॉश तब तक नहीं हो सकता जब तक प्लास्टर खत्म नहीं हो जाए, यानी ये दोनों एक्टिविटीज किसमें लगी हुई हैं, ये दोनों एक्टिविटीज सीरीज में लगी हुई हैं। तो ये डिपेंडेंसी हमने निकाली है, वी हैव फाउंड दीस डिपेंडेंसीज। चलो दो एक्टिविटी और बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फर्नीचर का काम। इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फर्नीचर का काम क्या डिपेंडेंट है, करते रहो दोनों अलग अलग, बोथ आर इंडिपेंडेंट। भैया घर में वायरिंग भी चल रही है, मैं फर्नीचर भी सेट कर रहा हूं अपना, तो दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं। पर ये दोनों मेरी एक्टिविटी थी घर बनाने के अंदर, ये दोनों मेरी एक्टिविटी थी घर बनाने के अंदर। डिपेंडेंट एक्टिविटी पैरेलल नहीं, डिपेंडेंट एक्टिविटी पैरेलल नहीं हो सकती, डिपेंडेंट एक्टिविटी पैरेलल नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। सो डिपेंडेंट एक्टिविटी कैन नॉट बी डन पैरेलली। आप एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में भी तोड़ सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। आफ्टर वायरिंग बल्ब लगाना होगा, हाँ ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्क इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड वर्क, हाँ वही मैंने एग्जांपल लिया। तो कहने का मतलब है आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, फिर आपने टास्क और एक्टिविटीज को मेंशन कर लिया। अब आप क्या करोगे, इन टास्क और एक्टिविटी के बीच में डिपेंडेंसी निकालोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना बस,
टेक्निकल टर्म है जो बता रहा हूं यहाँ पे। क्या डिपेंडेंसी है, यानी क्या रिलेशनशिप है उनके अंदर। फिनिश टू स्टार्ट, पहली डिपेंडेंसी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मैंने पहला वर्ड लिखा है ये पहली एक्टिविटी के लिए लिखा है, दूसरा वर्ड दूसरी एक्टिविटी के लिए लिखा है। पहली एक्टिविटी को मैं ए बोल रहा हूं, दूसरी एक्टिविटी को मैं बी बोल रहा हूं। फिनिश टू स्टार्ट, पहली एक्टिविटी जब फिनिश होगी तभी बी क्या होगी, फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश एक्टिविटी ए और वन टू स्टार्ट एक्टिविटी बी। तो इसका मतलब बी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अभी ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग का। तो ए क्या है हमारा, प्लास्टर है, और बी क्या है हमारा, व्हाइट वॉश है। तो मैं व्हाइट वॉश तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक प्लास्टरिंग खत्म नहीं हो जाती। तो बी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। बस अंग्रेजी में एक नाम है वो लिख दिया, फिनिश टू स्टार्ट। ये चार ऑप्शन देगा आपको वहां पे, दीस फोर ऑप्शंस विल बी गिवन। क्लियर चीज। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डिपेंडेंसी हमारी क्या, स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट टू स्टार्ट इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बी स्टार्ट कब होगी, जब ए स्टार्ट होगी। तो हमारी बी तभी स्टार्ट होगी जब ए स्टार्ट होगा। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो बी और ए एक साथ क्या कर सकते हो आप, तो टास्क बी स्टार्ट्स व्हेन ए स्टार्ट्स। ये चीज, इसको समझने के लिए परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं कि बी और ए को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। दिखाना भी है मेरे को तो दिखा भी देता हूं। ये लो, ये हमने ए और बी दिखाया। तो बी और ए कब स्टार्ट होगा, एक साथ स्टार्ट होगा। तो ये हमारी एक्टिविटी ए है, ये हमारी एक्टिविटी बी है। सो एक्टिविटी ए एंड बी इनिशिएट फ्रॉम द सेम पॉइंट। पहले ए खत्म करो फिर बी शुरू करो। हाँ, वो हमारा फिनिश टू स्टार्ट है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट। बी तब स्टार्ट होगी जब ए स्टार्ट हो जाती है। बी विल बी स्टार्टेड व्हेन ए विल बी स्टार्टेड। इसका एग्जांपल ढूंढ लेते हैं अभी। इसका एग्जांपल ढूंढ लेते हैं कि भाई दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट कर रहे हो आप, टू ऑफ द एक्टिविटीज यू आर स्टार्टिंग पैरेलली। तो हमने क्या कर लिया था, हमने व्हाइट वॉश कर लिया। वी हैव डन दी व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग हो गई। अब व्हाइट वॉशिंग हो गई, व्हाइट वॉशिंग के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फर्नीचर भी लगा सकता हूँ और इलेक्ट्रिकल का काम भी कर सकता हूँ। सो वंस द व्हाइट वॉशिंग इज डन वी कैन असेंबल द फर्नीचर आल्सो, वी कैन डू द इलेक्ट्रिकल वर्क आल्सो। तो दोनों चीजें आप क्या कर सकते हो, साथ कर सकते हो। तो बी और ए क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखी है, आई हैव शोन द रिप्रेजेंटेशन आल्सो। अगली डिपेंडेंसी क्या है, फिनिश टू फिनिश। बी तब फिनिश होगी जब टास्क ए भी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। ये भी एक डिपेंडेंसी है, फिनिश टू फिनिश। तो बी तब फिनिश होगी जब टास्क ए भी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो इंडिपेंडेंट बोला है। डिपेंडेंट किसको बोला, जब तक पहला काम खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं करोगे। तो जब तक व्हाइट वॉशिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक प्लास्टरिंग खत्म नहीं हो जाती व्हाइट वॉशिंग स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये डिपेंडेंट है। हमारे जो प्लास्टरिंग है वो कंट्रोल करके बैठा है किसको, व्हाइट वॉशिंग को। तो व्हाइट वॉशिंग डिपेंडेंट हो गई प्लास्टरिंग के ऊपर। तो डिपेंडेंट एक्टिविटीज है जो पहला वाला केस है। तीसरा क्या है, फिनिश टू फिनिश। तो बी तब फिनिश होगी जब क्या हो, ए फिनिश हो जाए। तो टास्क बी फिनिशेस व्हेन ए फिनिशेस। तो बी और ए क्या करते हैं, साथ में फिनिश कर रहे होते हैं। ये लो, तो रिप्रेजेंटेशन दिखा दी बना के, आई शो दी रिप्रेजेंटेशन आल्सो। तो ऐसे भी काम मिल जाएंगे आपको जो एक साथ क्या हो रहे हो, खत्म हो रहे हो। जैसे अभी वाला एग्जांपल ले लो, टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने बोला था कि फर्नीचर का काम और इलेक्ट्रिकल वर्क आपने एक साथ स्टार्ट किया, आपने एक साथ स्टार्ट किया, मैं एक साथ खत्म भी तो कर सकता हूं उसे, या आप और किसी के साथ खत्म करा दो बी को। ये लो, एक और एक्टिविटी ले ली सी। तो हमारा फर्नीचर का काम, हमारा फर्नीचर का काम और प्लम्बिंग का काम एक साथ खत्म हुआ। हमारा फर्नीचर का काम और प्लम्बिंग का काम एक साथ खत्म हुआ। सर ये इवेंट नहीं बोलेंगे, इवेंट और एक्टिविटी कुछ पता ही नहीं भाई अभी। इसके भैया वहां गया ही नहीं मैं, पहली बात तो आपने बीच में सवाल पूछ लिया। इवेंट एक्टिविटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी अभी तक। पोडियम, सेमिनार टेबल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी फिनिश्ड साइमल्टेनियसली इन स्पेसिफिक केस। कोई सा भी एग्जांपल तो तब होगा ना जब थर्ड। डिपेंडेंसी तो ये दिखाई हुई है आपको, तो बी और सी इंडिपेंडेंट है, खत्म हो रहे हैं बस एक साथ। ये थोड़ी बोला है बी तब तक चालू नहीं होगा जब तक सी चालू नहीं हो रहा, ऐसी तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, बी और सी भी यहाँ पे। बस ये क्या बोला है, ये क्या डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ये है कि भैया बी और सी साथ खत्म हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप है बस, और कोई रिलेशनशिप नहीं है एक्टिविटी। एसएफ और एफएफ में दोनों एक्टिविटी का साथ ही स्टार्ट होना और साथ ही फिनिश होना कंपलसरी है। बिल्कुल को साथ में फिनिश किया तो कहां से कंक्लूजन निकाल लिया आपने। ये मैंने तो रिप्रेजेंटेशन में भी चेंज कर रखा है कि ए और बी एक साथ स्टार्ट हुई है पर सी और बी खत्म हुई है एक साथ। ये कहां से आया कि ए और बी एक साथ स्टार्ट हुई और ए और बी ही एक साथ खत्म हुई। हाँ ऐसा भी हो सकता है, पर वो तो एक क्या होगा, स्पेसिफिक केस होगा, जनरलाइज केस थोड़ी ना होगा। इसलिए तो जनरल फॉर्म में मैंने सी और बी लिखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो रही है और एक साथ खत्म हो रही है, और होती भी है। और जो लोग सिविल के हैं भैया वो तो इस केस को तो ध्यान से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इस केस में तो एरर आती है और उस एरर को हटाने के लिए हम डमी लगाते हैं। अब वो समय बोलना नहीं चाहता भैया कि दो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हुई एक साथ खत्म हुई, लगेगी डमी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी चली जाती है। तो वहां तक तो जाना ही नहीं भैया, हमें जनरल बातें कर रहे हैं हम तो। नेक्स्ट, स्टार्ट टू फिनिश। फिर से पहला वाला टर्म किसके लिए यूज किया था, ए के लिए, दूसरा वाला यूज किया था बी के लिए। तो स्टार्ट टू फिनिश क्या लिखा हुआ है, टास्क बी फिनिश करता है आफ्टर टास्क ए स्टार्ट्स। टास्क बी फिनिश करता है आफ्टर टास्क ए स्टार्ट्स। जब ए स्टार्ट हो जाता है बी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। दो के मिड क्या है भाई, दो के मिड बंदा नहीं आ जाएगा, पहली शिफ्ट वाला जाएगा नहीं। तो पहले वाले की छुट्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
दूसरे वाले बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले वाले बंदे की छुट्टी दूसरे वाले बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक आएगा नहीं जगह नहीं छोड़ सकता, भले लेट कितनी हो रही हो। नहीं लगाना था, मेन चीज क्या चल रही थी भैया, मेन चीज हमारी ये चल रही थी कि जब मैं प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रहा हूँ उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था के बाद उनमें क्या निकालो, उनमें डिपेंडेंसी निकालो। इन चारों में से कोई ना कोई एक डिपेंडेंसी आपको जरूर मिल जाएगी। क्लियर। बहुत सारे तरीके होते हैं ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब बहुत सारे तरीके कैसे होते हैं, देखो दो फॉर्म में इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी ये टॉपिक आएगा। पहला पहला एग्जांपल, जो टास्क आपने आइडेंटिफाई किया वो टास्क बहुत बार हो चुका है। अगर वो टास्क बहुत बार हो चुका है तो मोटा मोटा कितना टाइम लगता है हमें बताइए। जो भी टास्क आपने आइडेंटिफाई किया अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, अगर वो टास्क बहुत बार पहले हो चुका है, जरूरी नहीं आपने किया, बहुत लोगों ने पहले कर रखा है, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि भैया कितना टाइम लगेगा, हाउ मच ऑफ द टाइम विल बी रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, जैसे लेट्स सपोज आप जा रहे हो लखनऊ से इलाहाबाद। उठाओ यूपी वाले कौन कौन है यहाँ पे, ये वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गए नहीं होंगे। चार भी लग सकते हैं, 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं, 3 घंटे 50 मिनट भी लग जाते हैं, मोटा मोटा मैंने बताया कि भैया 4 घंटे, किसी ने बोला 4 लिख दिया, अब इसके मत अटक जाना, नहीं सर 5 लगते हैं, नहीं सर 3 लगते हैं, ये सब मत करने लग जाना। अब ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया हो, जैसे हम लोग हैं, मैंने नहीं किया लखनऊ से इलाहाबाद ट्रैवल ऑफ ईच टास्क। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो पहले बहुत बार हो चुकी होती हैं, उनका टाइम हमें पता होता है मोटा मोटा। क्लियर चीज। अब ये आगे जो काम पहले बहुत बार हो चुका होता है इसको हम डील करते हैं सीपीएम से, इसको हम डील करते हैं सीपीएम से। और जनरली सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी एक्टिविटीज है वो बहुत बार पहले हो चुकी होती है, कोई नया काम नहीं होता, रिपीटेटिव काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में रिपीटेटिव काम होता है, तो इनको हम डील करते हैं सीपीएम से। क्या है सीपीएम, अभी आगे आ जाएगा। पर जो काम नए होते हैं उसमें टाइम नहीं पता होता हमें, पहली बार कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो तो भैया पता नहीं कितना टाइम लगे, हो सकता है 4 घंटे लगे, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 400 दिन लग जाए। कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो पहली बार चल रही है, आपको कोई नई मिसाइल डेवलप करनी है, आपको कोई नई मिसाइल डेवलप करनी है, आप आर एंड डी का काम कर रहे हो, आपको वैक्सीन बनानी है कोविड की, कितना टाइम लगेगा नहीं पता भाई, एग्जैक्ट टाइम इज नॉट नोन। तो ये वो काम है जिसमें हमारी रिसर्च इन्वॉल्व है, इसका टाइम एस्टिमेट आप एक्जैक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे बोला ना 4 घंटे, यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट निकालते हैं। 3 टाइम एस्टिमेट मतलब यार कम से कम इतना टाइम तो लगेगा, लगेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लग जाएगा। अब बोलो ना यार कि एट मैक्स 2 दिन बाद दे दूंगा मैं, पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेक्चर खत्म होते ही दे दूंगा। और एक है मोस्ट लाइकली टाइम कि भैया लेक्चर खत्म होगा, मेरे पास फाइल आएगी, मैं चेक करूंगा, तो यार 2-3 घंटे बाद आपको मिल जाएगा, जो होता है। तो ये हमारा क्या मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये वो वाले काम होते हैं जो पहली बार हो रहे होते हैं। तो इन कामों के टाइम हम एक्जैक्टली नहीं जानते, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम बताते हैं इनका। क्लियर है चीज। ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो टाइम आपने बताया उसमें कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा निकल गया है। जो टाइम आपने बताया उसमें कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया, ज्यादा से ज्यादा निकल गया। बाकी इसको डिटेल में आगे देख लेंगे। क्लियर। तो आपको तो पता ही है सब कुछ है। सो एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या करो, एस्टिमेट कर लो। अब आप एस्टिमेट करने के लिए क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व कर सकते हो। एस्टिमेट करने के लिए क्या इन्वॉल्व कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो। तो दोनों है, देखो 3 पॉइंट एस्टिमेशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिकल मतलब पास्ट में पहले हो चुका है, आपने वहीं से उठा लिया, जैसे आपने बताया 4 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे। तो ये डील करते हैं हम किसमें, पर्ट में, ये डील करते हैं हम सीपीएम में। तो ये पर्ट और सीपीएम क्या भी करेंगे आगे। क्लियर पूरी कहानी। चलो अगला स्टेप क्या है, शेड्यूलिंग का। अब आपने टाइम डिनोट कर दिया, अब आप करोगे कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। लखनऊ से इलाहाबाद जाना है, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, एक चाहिए गाड़ी, एक चाहिए ड्राइवर। तो रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लिया आपने। और लगेंगे कितने, मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 2,500-3,000 लगेंगे। शेयरिंग में जाओगे तो कम लग जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया। मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि मटेरियल भी आ गया, मैन पावर भी आ गया, मनी भी आ गया। तो मटेरियल, मैन पावर, मनी, टाइम आपने पहले एलोकेट कर लिया था। तो शेड्यूलिंग के अंदर अगला स्टेप क्या है भैया, एलोकेट करो रिसोर्सेज को। सो एलोकेट द रिसोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब अपना काम चालू कर दो। अगला स्टेप क्या है, काम चालू करो, चलो गाड़ी चलाओ, आगे बढ़ो। तो आपने बोला 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। बीच में क्या हुआ, ड्राइवर बोलता है कि नहीं भाई मेरे को चाय पीनी है, एक बार चाय पीने रुक गया, एक बार टायर पंचर हो गया, एक बार टोल पे उसका फास्टैग नहीं चला, उसको पकड़ लिया वहीं पे, आजा साइड में, 10-15 मिनट वहां वेस्ट हो गए, पहुंचे आप 5 घंटे में। तो अगर इसी स्पीड से चलते रहे 5 घंटे में पहुंचोगे, तो बीच में आप बोलते भैया गाड़ी भगा। जब आपकी सारी वाली एक्टिविटीज हो गई पहले 2 घंटे में, आपने गूगल मैप पे देखा यार तो 5 घंटे लगा रहा है, अब क्या करोगे आप, उसको बोलोगे तेज होगा, मेरे को तो उसी टाइम पे पहुंचना है। क्यों भाई, इलाहाबाद जाने का रीजन कुछ भी हो सकता है, पेपर है, हो सकता है भैया पेपर है टाइम पे पहुंचना है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं भैया, टाइम पे पहुंचना है, हाँ पेपर है टाइम से पहुंचना है, बंदी से मिलने जा रहे हो टाइम पे पहुंचना है, हाँ कुंभ में जा रहे हो टाइम से पहुंचना है, इंटरव्यू है टाइम से पहुंचना है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। क्लियर चीज। तो अब आप क्या करोगे इसके बाद, अब आप इसके बाद मॉनिटरिंग और अपडेटिंग करोगे। तो ये जो मैंने बोला जल्दी भगा, ये क्या था,
आपको दिख गया कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में डेविएशन आ रहा है, जो टाइम हमने एलोकेट किया था उस टाइम से नहीं चल रहे हम, उस टाइम से नहीं चल रहे हम, यू विल व्हाट नाउ अपडेट इट, रीस्केड्यूल इट। अब आप इसकी रीस्केड्यूलिंग करोगे, तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, अपडेटिंग और रीस्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट। हाँ, फेज का नाम होता है कंट्रोलिंग। आपका प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग फेज में है और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अपडेटिंग द शेड्यूल। तो रास्ते में आप शेड्यूल को अपडेट करते रहो। तो ये हमारे क्या आ गए, स्टेप्स आ गए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर। टॉपिक भी खत्म हो गया आपका, आप इलाहाबाद पहुंच गए, जिस काम के लिए गए थे वो काम कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ जब तक, क्लियर है। वो भी नहीं बताऊंगा, उसके लिए दोबारा कोर्स लो। दोबारा आना है अगर तुम्हें इलाहाबाद से लखनऊ, दोबारा कोर्स लो, उसके लिए वापस बताऊंगा वो भी। क्लियर है, चलें आगे, हो गया। मंथ, फेब मंथ है, हाँ फेब मंथ। एग्जाम भी बोला, तुमने वही चीज पकड़ी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट था। चले आगे, चले, हो गया वो तो। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे भैया कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती है। समझ में आ गया अब तक, समझ में आ गया अब तक। इलेक्ट्रिकल वाले तब भी समझ में आ गया, तुम तो इलेक्ट्रिकल वाले हो तुम तो। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ द टेक्निक, द फर्स्ट ऑफ द टेक्निक व्हिच इज इन्वॉल्वड इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज नोन एज गैंट चार्ट। सबसे पुरानी तकनीक है, तो सबसे बड़ी पुरानी तरकीब है ये। गेंट नहीं, हेनरी गेंट ने इसको डेवलप किया था। पूछेगा नाम आपसे, ये कोई टेक्निक नहीं पूछेगा आपके लेवल पे, ये बोलेगा भैया गेंट चार्ट किसने बनाया था, ये पूछेगा, तो हेनरी गेंट ने बनाया था ये। तो सबसे पुराना तरीका है हमारा, सबसे पुराना तरीका है हमारा क्या करने का, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करने का। तो गेंट चार्ट और यू कैन से बार चार्ट आल्सो, गेंट चार्ट भी बोल सकते हो और बार चार्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बार। तो ये हमारा बार है, ये दूसरा वाला बार नहीं है जिससे आप रिलेट करते हो, मैं बार डायग्राम की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द बार। तो हम हर एक्टिविटी को रिलेट करते हैं बार से। जो इनिशियल पॉइंट होता है बार का, वो क्या है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी। तो स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी लेट अस सपोज 2 पीएम। जो एंड पॉइंट है बार का, इट इंडिकेट्स द फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी, लेट अस सपोज 5 पीएम। सो लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स व्हाट, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी 3 आवर्स। तो यहाँ पे हम हर एक्टिविटी को डिनोट करते हैं बार से। जो बार का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम होता है, जो बार का एंड पॉइंट होता है वो एक्टिविटी का फिनिश टाइम होता है। तो जो बार की लेंथ है वो हमें क्या बताएगी, एक्टिविटी की ड्यूरेशन बता देगी। इट विल इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। क्लियर है। की सारी एक्टिविटीज को बार के फॉर्म में डिनोट करते हैं। समझाने के लिए वो देखो एक डायग्राम बना हुआ है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अ डायग्राम इज बीन शोन। अब जरा चेक करो इसके अंदर, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है हमारी, मंथ। वाई एक्सिस पे क्या है, एक्टिविटीज है, क्या एक्टिविटी भैया घर बना रही है। तो पहली एक्टिविटी डिजाइन दी हाउस एंड ऑब्टेन दी फाइनेंसिंग, डिजाइन करो, पैसे का जुगाड़ करो। तो पहली एक्टिविटी कितना टाइम निकल गया इसके अंदर भैया, 3 महीने निकल गया इसके अंदर। तो घर की डिजाइनिंग कराई आपने, पैसे जुगाड़े इसके। क्लियर है। एज पर प्लान ड्यूरेशन नहीं हुआ तो रीस्केड्यूलिंग, एज पर प्लान ड्यूरेशन नहीं हुआ तो रीस्केड्यूलिंग। हाँ, जैसा आपने प्लान कर रखा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो रीस्केड्यूलिंग। सर ये ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन में ही शो कर सकते हैं, नहीं भैया आप वर्टिकल में भी शो कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा उससे। जब भी हम कोई चीज डिजाइन करते हैं, इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हम समझ जाएं। जब भी मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसे आपको समझ में आ जाए। क्यों मैंने एग्जाम दिलाया आपको, क्यों मैंने कुंभ घुमाया आपको, क्यों मैंने आपको भी बंदी से मिलवाया, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इससे समझ सकते हो आसानी से कि हाँ यार समझ में आ गया। अब इसकी जगह मैं और क्या कर सकता था, इसकी जगह मैं आपको क्या कर सकता था, मैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से प्रोटॉन को बाहर निकलवा सकता था, भाग जाते क्लास छोड़ के कि ये क्या सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बातें कर रहा है बैठ के। तो एग्जांपल ऐसा लिया जाता है जो समझ में आ जाए, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। होती वही चीज है। तो आपने बोला सर मैं क्या इसको वर्टिकल दिखा सकता हूँ, हाँ दिखा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ऐसा करना कोई क्राइम नहीं है, पर आपका दिमाग पकड़ नहीं पाएगा इसे। तो यू कैन शो लाइक दिस ऑल्सो, अब समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। इसीलिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं इसको हॉरिजॉन्टली, समझ में आसानी से आ जाता है ये, मतलब दिमाग में जल्दी घुस जाता है, और कोई रीजन नहीं है इसको हॉरिजॉन्टली दिखाने का। तो अच्छा इसके वापस पीछे जाएं, ये शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये शेड्यूलिंग हम हमारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंप्लीफाइड वे में कंप्लीट हो जाए, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। हम बना के बैठ गए ऐसे, ये क्या नाम है, बार चार्ट, अब इसको समझ में लगा दिया क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा, तो हो गया काम फिर वहां पे। इसको तो इसलिए बनाया था मेरा काम आसान हो जाए, समझ में आ जाए बॉटल ने कहां पर है, यही नहीं समझ में आ रहा। तो ये सिर्फ गैंट चार्ट की बात नहीं बताई मैंने, इन जनरल आपको पूरी इंजीनियरिंग की बात बता दी। जब भी आपको कोई चीज मिलेगी एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड, उसके पीछे का रीजन ये होगा कि आसान होगा करना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। कौन काम, हाँ चलो आ जाओ, क्या कर रहे थे भाई, इधर उधर की बातें लगा देते हैं ये। हाँ,
क्या किया हमने भैया, डिजाइनिंग कर ली घर की, फिर अभी बोलोगे टाइम खत्म हो गया, जाना है, मैं डीजे बजाने, फिर हाँ डिजाइनिंग करी, फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट कर दिया, 3 महीने में हमारा काम खत्म हुआ। इसके बाद फाउंडेशन ले करना स्टार्ट किया। तो जब मेरी डिजाइनिंग खत्म हुई, जब पैसों का जुगाड़ हो गया, देखो तभी हमारा क्या स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन के लिए स्टार्ट हुई है। इसका मतलब आप ये देख के बता सकते हो, लेइंग ऑफ फाउंडेशन इज डिपेंडेंट अपॉन डिजाइनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। आगे रिलेशनशिप, ये आपने पहले ही डिपेंडेंसी बना रखी है। आपने पहले प्रोजेक्ट डिसाइड किया, घर बनाना आपका गोल, फिर टास्क आइडेंटिफाई किए, ये सारे आपके टास्क हैं, डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, लेइंग ऑफ द फाउंडेशन, मटेरियल को ऑर्डर करना, घर बनाना, फिर पेंट सेलेक्ट करना, फिर कारपेट सेलेक्ट करना, फिर फिनिशिंग वर्क करना, ये मेरी एक्टिविटीज और टास्क है। फिर आपने क्या किया, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाली, ये रिलेशनशिप निकली हुई है इनके बीच में। फिर आपने इनको टाइम में लोकेट किया, ये देखो टाइम भी दिख रहा है आपको सबके बीच में। अब आप इसके बाद इसमें रिसोर्सेज को लोकेट करोगे। तो शेड्यूलिंग करने की टेक्निक है हमारी गैंट चार्ट। क्लियर है? तो सबसे पुराना तरीका है ये लिखा होगा इसमें, देखो पढ़ लेते हैं भैया। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क अलोंग द टाइमलाइन, हेल्प ट्रैक द प्रोग्रेस एंड डिपेंडेंसी। कौन कौन से टूल इसके ऊपर काम करते हैं, एग्जांपल दे दिए कुछ आपको, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ट्रेलो और सेना इसके ऊपर काम करती है। तो ये हमारी पहली टेक्निक है, दिस इज फर्स्ट ऑफ द टेक्निक इन्वॉल्वड इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये पहला तरीका हमारा शेड्यूलिंग करने का। नोट कर लो। हेनरी था ना सर, HAN वाला नहीं था, मारेगा वो। तुम्हारा कोई नाम लिख दो, ये देख लो, एक और एग्जांपल है। तो जो भी हमारी टास्क है वो मेंशन्ड है, टास्क को ब्रेक कर रखा है एक्टिविटी के अंदर, और हमारे एक्स एक्सिस पे क्या टाइम है। इस बार टाइम किसमें चल रहा है, डेज में चल रहा है। हियर द टाइम इज इन डेज, टाइम डेज में, ऊपर वीक भी दिखा रखा है आपको। तो एक एग्जांपल आ गया हमारा। क्लियर पूरी कहानी? इज मोर देन सफिशिएंट। चलो फिर अगली टेक्निक बताते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टेक्निक, नेक्स्ट भैया CPM है।